आरटी कोचिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 11वीं के कल्चरिस्ट फूलों की फार्मिंग खुले में खेती करना बुक के कुछ पहला चैप्टर करेंगे। पहली इकाई करेंगे, उसको आप अच्छे से समझने का प्रयास करें। चैप्टर का नाम है फूलों की खेती, यानी इकाई फर्स्ट क्या है, फूलों की खेती का परिचय, इंट्रोडक्शन फ्लोरिकल्चर। ठीक है, अब सबसे परिचय। फूलों की खेती एक विशाल क्षेत्र है जिसमें सभी प्रकार की सजावटी पौधों की खेती और उत्पादन शामिल है, जैसे क्रोटन, केक्टाइल, ऑर्किड, घास और बांस। ठीक है, इसके अलावा इसमें बगीचों का लेआउट और डिजाइनिंग, विभिन्न शैलियों का अध्ययन, उद्यान और भूमि निर्माण की विशेषताएं शामिल है। ये स्पेशली आपको फ्लोरिकल्चर में इतना ध्यान रखना है। उसके बाद बहुत कुछ आता है। फ्लोरिकल्चर में राजस्व सृजन के विभिन्न क्षेत्रों में कट फ्लावर का उत्पादन, खुले फूलों का उत्पादन, नर्सरी के पौधे, गमले में लगे हुए पौधे, बीज उद्योग और सुगंधित तेलों का निष्कर्ष शामिल है। ये भी इसके अंतर्गत शामिल होता है। इसमें वर्ष भर में रोजगार के अवसर पैदा करने और आजीविका और मूल्यवान विदेशी मुद्रा अर्जित करने की क्षमता है। भारत दुनिया के कई देशों में कई फूलों के उत्पादों जैसे कट फूल, गमले में लगे हुए पौधे आदि का निर्यात करता है। फूलों की वस्तुओं का निर्यात हमारे देश की अर्थव्यवस्था हेतु महत्वपूर्ण है। ये एक पॉइंट ऐड कर लेना। तो हॉलैंड की तरह एक छोटे देश की अर्थव्यवस्था का लगभग 30% कट फूल के निर्माण निर्यात पर आधारित है। तो आप देख सकते हैं हॉलैंड जैसे छोटा सा देश है, लेकिन उसका जितना भी अर्थव्यवस्था का लगभग 30% जो है वो फूलों के निर्यात के आधार पर ही है। अब फूलों की खेती कैसे की जाती है? तो फूलों की खेती फ्लोरिकल्चर बागवानी एक शाखा है। फ्लोरिकल्चर बागवानी की एक शाखा है जो सजावटी पौधों की खेती, प्रसंस्करण, विपणन, बगीचों के साथ भूमि निर्माण और रख रखाव से संबंधित है, ताकि आसपास का सौंदर्य की दृष्टि से सुखद वातावरण दिखाई दे। ये आप इतना कर लेना इसमें। तो अब इसमें नेक्स्ट देखते हैं भारतीय अर्थव्यवस्था में फूलों की खेती, यानी कि भारतीय अर्थव्यवस्था में फूलों की खेती से हमें क्या लाभ प्राप्त होते हैं। तो राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड ईटा डेटाबेस के अनुसार 2016 से 17 देश में अग्रणी फूल उत्पादक राज्य है तमिलनाडु, जिसका 19% भाग शामिल है। इसके बाद कर्नाटक, जिसका 13% भाग, और पश्चिम बंगाल, जिसका 12% भाग शामिल है। फिर आता है महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, हरियाणा, तमिलनाडु, राजस्थान, पश्चिम बंगाल। प्रमुख पुष्प कृषि केंद्र यानी कि एपिडा 2016-17 के रूप में उभरे हैं। एक ये भी आप याद कर लेना, आंकड़ा स्पेशली आंकड़ा याद कर लेना कौन कौन है, और उसमें भी ये वाला। फिर कुल बागवानी उत्पादों में पुष्प उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 1.1% यानी कि NHB डेटाबेस 2015-16 है। फिर लगभग 2184 यानी मीट्रिक टन फूलों के उत्पादन का अनुमान 278 हेक्टेयर NHB डेटाबेस 2016 क्षेत्र में लगाया जाता है। ये तक कोई इंपॉर्टेंट नहीं, आपको खाली यहाँ तक डेटाबेस रखना है। उसके बाद फूलों के कुल उत्पादन में खुले और कट फ्लावर की हिस्सेदारी क्रमशः 1656 और 528 मिलियन टन NHB डेटाबेस है। फिर फूलों का उच्चतम उत्पादन तमिलनाडु में दर्ज किया गया। ये यहाँ से याद कर, इसका कर लेना वापस कि फूलों का उच्चतम उत्पादन तमिलनाडु में 416.63 हज़ार टन में दर्ज किया गया। इसके बाद कर्नाटक 280, ठीक है, NB डेटाबेस 2016-17 का स्थान है। अब बागवानी के क्षेत्र में उत्पादन की वार्षिक वृद्धि का रुझान क्रमशः 16.6% और 1.9% है। वर्तमान में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारतीय फूलों की खेती के उत्पादों की हिस्सेदारी लगभग 0.6% है। ये आपको देखना है। अब भारत का कुल निर्यात 2016-17 में 548.74 करोड़ यानी 74 करोड़ रुपए की लागत के साथ 22,000 मीट्रिक टन फूलों की खेती के उत्पादों का है। प्रमुख निर्यात गंतव्य संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात एपिडा 2016-17 है। भारत में 300 से अधिक फूलों के निर्यात उन्मुख इकाइयाँ हैं और 50% से अधिक फूलों की कृषि इकाइयाँ कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में स्थित है। नेक्स्ट आता है ITC ट्रेड में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सांख्यिकी 2014 के अनुसार भारत फूलों के उत्पादों के निर्यात में दुनिया में 14वें स्थान पर है, जबकि नीदरलैंड और कोलंबिया क्रमशः पहले और दूसरे स्थान पर है। फूलों की खेती का महत्व। फूलों की खेती बागवानी उद्योग के सबसे संभावित घटकों में से एक है, जो सौंदर्य
सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। वाणिज्यिक फूलों की खेती का महत्व इस प्रकार है। सबसे पहले कट फ्लावर का उत्पादन। तो कट फ्लावर को डंठल के साथ विशेष रूप से वास यानी कि गुलदान में लगाने के लिए काटा जाता है और ये लंबे समय तक चलने वाले होते हैं और फूलों के उत्पादों में कुल विश्व व्यापार का एक बड़ा हिस्सा है। स्पेशली आपको इतना देखना होगा, अब इसमें इसके अंतर्गत कौन कौन से फूल शामिल है वो बताते हैं, तो आप ये वाला भी अच्छे से कवर कर लें। फूलों की महत्वपूर्ण फसलें गुलाब, कार्नेशन, क्रिसेंथेमस, आर्किड, जेरबेरा, लिली, ग्लेडियोलस, ट्यूलिप, नेर्सियस, बर्ड ऑफ पैराडाइस, हेलिकोनिया, एनामोन, रेनुकुलस, ट्यूलिप, केला लिली आदि कट फ्लावर का इस्तेमाल परिदृश्य के रूप में बागवानी फूलों को लगाने और सजावट के लिए गुलदस्ते या फूलों की टोकरी तैयार करने में किया जाता है। तो आप इनको अच्छे से देख लें किस प्रकार से कट फ्लावर का उत्पादन किया जाता है। फिर आता है खुले फूल का उत्पादन। तो खुले फूल कैलिक्स के ठीक नीचे पौधों से चुनकर तोड़े जाते हैं। इनमें डंठल जुड़े हुए नहीं होते। खुले फूल बहुत मांग विशेष रूप से एशियाई देशों में वेणी, रंगोली, कंगन, महिलाओं के लिए बालों के अलंकरण और माला, धार्मिक प्रसाद और विभिन्न सामाजिक कार्यों में सजावटी प्रयोजनों हेतु उपयोग होते हैं। खुले फूलों में गुलाब, क्रिसेंथेमम, गेंदा, चमेली, कंदरा, गेलार्डिया, क्रोसेड्रा, बार्लेरिया, चांदनी, कनेर, हेबिस्कस, स्पाइडर लिली और एरेथेमस आदि शामिल होते हैं। फिर कट ग्रीन्स का उत्पादन। कट ग्रीन्स या कट फोलिएज यानी कि पत्ते और तने के रूप में तो रंग और ताजगी में आकर्षक होते हैं। ये लंबे समय तक स्थायी रहते हैं और फ्लोरिकल्चर ट्रेड में इनकी काफ़ी मांग है। इनका उपयोग फूलों की व्यवस्था में कटे हुए फूलों के साथ भराव के रूप में किया जाता है तथा सौंदर्य मूल्य बढ़ाने हेतु कहीं और किया जाता है। फिर आता ताजे और इससे क्या आगे ताजे और सूखे फूलों के डिज़ाइन के रूप में तथा पुष्प, गहने आदि में इनके बहुत सारे उपयोग है, जैसे गुलदस्ते, पुष्पमालाएँ, आंतरिक सजावट आदि। कट फोलिएज में से कुछ की मांग है, जैसे विभिन्न एस्पेरेगस, फर्न, थ्यूजा, क्यूप्रेसस, नीलगिरी आदि। अगला आता है गमले में लगे हुए पौधे। अब गमले में लगे हुए पौधे तो ये तत्काल बागवानी और आंतरिक हेतु साथ ही साथ बाहरी सजावट के लिए काफ़ी व्यावसायिक महत्व के हैं। अब पोटेड प्लांट्स को जहाँ ज़रूरत हो वहाँ ले जा सकते हैं। ये सजावटी पर्ण समूह या फूलों में से एक हो सकते हैं। उनका उपयोग घरों, कार्यालयों, वाणिज्यिक परिसरों, कॉरपोरेट कार्यालयों, होटलों, मॉलों और विभिन्न कार्यों या अवसरों के दौरान साइटों की सजावट हेतु आंतरिक सजावट के लिए किया जाता है। इन पौधों का महत्व बढ़ रहा है क्योंकि बढ़ती आबादी और खुले स्थानों की कमी के कारण किसी को अपने परिवेश को सजाने हेतु बड़े पैमाने पर पौधों पर निर्भर रहना पड़ता है। गमले में लगाए गए पौधों के उदाहरण हैं एग्लोनिना, अरेलिया, अजेलिया, कैलोथिया, क्लोरोफाइटम, क्रोटन, डिफेबाकिया, ड्रेकेना, फर्न, फाइकस, कलांचो, मेरेंटा, मनी प्लांट, सेनेको, सिंगोनियम आदि। ये आपके गमले में लगे हुए पौधों के कुछ एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट आता तो आप ये एग्जाम्पल तो अच्छे से कर लें, क्योंकि अगर पूछा गया है और ऑब्जेक्टिव रूप से भी आपके ये इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब फूल के बीज और रोपण सामग्री, इसको देख ले आप, क्योंकि मेन तो आपको यही आएगा। अच्छी गुणवत्ता वाले फूल के बीज विशेष रूप से वार्षिक सजावटी पौधों और सजावटी रोपण सामग्री की बहुत मांग है। मिट्टी और जलवायु परिस्थितियों की एक अच्छी विविधता की उपलब्धता व्यावहारिक रूप से सभी प्रकार के फूलों के बीज उत्पादन में सक्षम बनाती है। बिक्री के लिए वार्षिक रूप से फूलों के बीज बड़ी संख्या में उत्पादित किए जाते हैं। बल्बनुमा पौधों का बड़ी संख्या में बहुगुणन तथा विपणन किया जाता है, जैसे कि हेपियोलस, ट्यूबरोज, एमरिलिस, डहेलिया, लिली, फ्रेशिया, फ्रेशिया के बाद ट्यूलिप, केला लिली आदि। ये जो होते हैं। अब इसके बाद आते हैं आपके नर्सरी। तो नर्सरी पौधों और रोपण सामग्री को बहुगुणित और उसकी आपूर्ति करने हेतु होती है। सजावटी पौधे की नर्सरी विभिन्न प्रकार के पौधों और रोपण सामग्री की पूर्ति के लिए एक आकर्षक रिटेल या थोक व्यापार है। रोपण सामग्री में नर्सरी की रोपाई या पेड़, झाड़ियाँ, आरोही, वार्षिक रोपाई, बारहमासी पत्ते वाले पौधे, बल्बनुमा पौधे, कैक्टस, नागफनी और अन्य रसीले पौधे
पाम, आंतरिक सजावट के लिए पौधे, घास, बीज, बल्ब आदि शामिल है। फिर आता है आपका लॉन, इसको थोड़ा बहुत आप देख लीजिएगा। तो यह खेत में घर के सामने खुली जगह या बगीचे में उगाया गया एक अच्छी तरह से बनाया हुआ मैदान है। लॉन विभिन्न उद्देश्यों, स्वच्छ हवा में सुरुचिपूर्ण वातावरण प्रदान करने हेतु बनाया गया एक लॉन बगीचे का एक अभिन्न अंग है, जो दर्शकों के लिए एक सुंदर वातावरण प्रदान करता है और मानव शरीर के फेफड़े की तरह इसमें पर्यावरण को ताज़ा ऑक्सीजन उत्सर्जित करता है। इसका सौंदर्य और मनोरंजन दृष्टि से बहुत अधिक मूल्य है। यह माना जाता है कि लोन संपत्ति के मूल्य में 15 से 20% तक सुधार करते हैं। ये सौंदर्य अपील में सुधार लाते हैं। तो आप ये भी देख लीजिएगा इसको थोड़ा सा। लोन के उपयोग के उद्देश्य के अनुसार विभिन्न प्रकार की घास का उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि गोल्फ, हॉकी, बैडमिंटन, टेनिस आदि। ये लोन हो गया। फिर परफ्यूम का उत्पादन। अब फूलों से परफ्यूम की तरह प्राकृतिक पुष्प अर्क की मांग दिन पर दिन बढ़ रही है। तो आप ये देख लेना। कुछ फूलों जैसे कि गुलाब, चमेली, स्क्रू, पाइन और ट्यूबरोज का उपयोग सुगंधित तेलों के निष्कर्षण हेतु किया जाता है, जो परफ्यूम, खुशबू या अंतर की तैयारी के लिए आधार है। इन फूलों का उत्पादन उच्च श्रेणी के पुष्प इत्र के निष्कर्षण के लिए किया जाता है। तो ये आप अच्छे से देखिए, ये इम्पोर्टेंट है, उससे बनता भी है। फिर सूखे फूल। चूँकि ताजे कट फ्लावर्स और कट फोलिएज तुलनात्मक रूप से अल्पकालिक होते हैं और इनकी उपलब्धता की अवधि सीमित होती है, इसलिए सूखे फूलों की तकनीक का उपयोग किया जाता है, जिसमें फूलों को आसानी से सुखाया जा सकता है, संरक्षित किया जा सकता है और उसकी सुंदरता को बनाए रखने के लिए संसाधित किया जा सकता है। साथ ही साथ लंबे समय तक इसकी कीमत भी तय की जा सकती है। हवा से सूखे और ज़्यादातर सूखे फूलों के रूप में उपयोग किए जाने वाले सामान्य उदाहरणों में एक्रोकिनम, डहेलियास, लार्कस्पर, हेलिक्रिसम, कमल की फली आदि शामिल है। और भारत से फूलों के निर्यात में ये उत्पाद 60 से 70% तक होते हैं। यहाँ पे एक मोस्ट इंपोर्टेंट लाइन है, इसको आप अच्छे से देख लीजिएगा। फिर रंग पिगमेंट का निष्कर्ष। फूलों का उपयोग प्राकृतिक पिगमेंट निकालने के लिए किया जाता है और फूलों से निकाले गए कैरोटेनोइड्स का उपयोग, ये फूलों से क्या निकलता है तो कैरोटेनोइड्स निकलता है, का उपयोग दवाइयों, खाद्य पदार्थों की खुराक, पशुओं के भोजन में इस्तेमाल होने वाले खाद्य पदार्थों, खाद्य रंग के रूप में किया जाता है। तो आप ये भी अच्छे से देख लीजिएगा। इसे आपका आ गया था मुर्गी पालन उद्योग में अंडे की जर्दी के पीले रंग को गहरा करने के लिए गेंदा की पंखुड़ियों को एक फीड योजक के रूप में उपयोग किया जाता है। इसका उपयोग मनुष्यों में आँख के रोगों को रोकने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो ये किसका देख लीजिएगा फिर ना। फिर कृषि में स्थित फूल से एक पीले रंग का डाई खाद्य उत्पादों और सौंदर्य प्रसाधनों में उपयोग के लिए निकाला जाता है। एचियोड या बिक्सा ओरेलाना के एरिल्स का इस्तेमाल सौंदर्य प्रसाधन और दवाओं में नारंगी लाल रंग की डाई के लेप के लिए किया जाता है। फिर आता है प्रदूषण मुक्त वातावरण। तो ये स्पेशल इसको भी देख लीजिएगा। प्रदूषण मुक्त वायु प्रदूषण की जांच में पार्क और पौधों जैसे खुले स्थानों की भूमिका एक जाना माना तथ्य है। पार्कों को शहरों का फेफड़ा माना जाता है। ये देख लीजिएगा। सजावटी पौधे पर्यावरण को सौंदर्य और स्वास्थ्य के लिहाज से बेहतर बनाने में मदद करते हैं और कुछ पेड़ शहरी क्षेत्रों में वायु और ध्वनि प्रदूषण को रोकने हेतु उपयोगी पाए गए हैं। पेड़ छाया प्रदान करते हैं और बेहतर सूक्ष्म वातावरण बनाते हैं। पार्क या गार्डन्स मनोरंजन के स्थानों के रूप में भी काम करते हैं तथा ध्यान हेतु शांतिपूर्ण वातावरण प्रदान करने के अलावा शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव डालते हैं। फिर आता है सौंदर्य शास्त्र की दृष्टि से फूलों का महत्व। तो सौंदर्य बोध या सौंदर्य की अनुभूति तथा उसकी प्रशंसा का अध्ययन है। या देख लें सौंदर्य बोध है ना, ब्यूटी। तो सौंदर्य संबंधी मूल्य को कुछ प्राकृतिक संसाधनों की सुंदरता के स्तर के सिद्धांत के रूप में परिभाषित किया सकता है। इनका महत्व या खुशी है जो कुछ भी सुंदरता मनुष्य को दी जाती है। फूल जुनून, पवित्रता, सुंदरता, मासूमियत, शांति, प्रेम, आराधना आदि का प्रतीक है और उनके सौंदर्य मूल्य हेतु अच्छी तरह से प्रमाणित है। फूलों के कुछ सामान्य मूल्य सौंदर्य मूल्य इस प्रकार हैं। सबसे पहला आता है मनोवैज्ञानिक। फूलों को घर या अस्पताल या पुनर्वास केंद्रों में बीमार सदस्य को और सामान्य तौर पर परिवार के सदस्यों या दोस्तों को दिए जाने पर शांति और आराम की भावना आती है। वे व्यक्तिगत विकास और संतुष्टि के उच्च स्तर को प्राप्त करने में मदद करते हैं। भूमि निर्माण। भू निर्माण बर्बादी या अन्यथा एक तरह से मुक्ति भूमि का उपचार है जो इसे आकर्षक और सुंदर बनाने के लक्ष्य के साथ है। यानी कि जो खाली भूमि पड़ी है, वेस्ट भूमि, उस पर भी हम फूलों का पेड़ पौधों का प्लांटेशन करके उसको अच्छा बना सकते हैं।
नेक्स्ट आता है आपका भू निर्माण आजकल आम होता जा रहा है, क्योंकि यह एक क्षेत्र के पर्यावरण में सुधार करता है, शांति ताजगी लाता है और सौंदर्य मूल्य बढ़ाता है। यह कार्यालयों, आवासों, सुपरमार्केट आदि के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि किसी इमारत के बाहरी हिस्से की पहली नज़र एक सुखद समग्र रूप देने की उम्मीद है। पार्क और उद्यान बड़ी संख्या में लोगों को आराम करने और प्रकृति की सुंदरता का आनंद लेने का अवसर प्रदान करते हैं। एक लॉन एक बगीचे का एक अभिन्न अंग है और मुख्य रूप से सौंदर्य बढ़ाने के उद्देश्य। आंतरिक बागवानी एक घर के अंदर बढ़ते पौधों को आंतरिक बागवानी के रूप में जाना जाता है। यह न केवल घर के अंदर सुंदर, सुखद और आकर्षक बनाता है, बल्कि हवा की गुणवत्ता में सुधार करता है और एक क्षेत्र में ताजगी लाता है। फिर फूलों को लगाने की व्यवस्था। फूलों की व्यवस्था फूलों के प्रदर्शन का सौंदर्य और कलात्मक रूप से जो मन को तरोताज़ा करता है। यह प्रबंधक को आजीविका का साधन प्रदान करता है। कट फ्लावर और खुले फूलों का उपयोग विभिन्न फूलों को लगाने की व्यवस्था हेतु किया जाता है तथा विभिन्न अवसरों पर प्रस्तुत किया जा सकता है, जैसे कि शादी, जन्मदिन आदि। जब वे मेज पर एक केंद्र बिंदु के रूप में उपयोग किए जाते हैं तो उनकी सुंदरता बढ़ाते हैं। भारत में फूलों की खेती की संभावनाएं। वर्तमान स्थिति। बदलती जीवन शैली और प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि के कारण फूलों की खेती की मांग भी काफ़ी हद तक बढ़ गई है। वर्तमान में यह फूलों तथा इसके उत्पादों की मांग में निरंतर वृद्धि के कारण व्यापार करने वाले लाभ में से एक बन गया है, फूलों की खेती। फिर भारत से होने वाले फूलों के निर्यात में मुख्य रूप से ताजे कट फ्लावर्स और सूखे फूलों को ही भेजा जाता है। फूलों की खेती में राजस्व उत्पादन के विभिन्न क्षेत्रों में कट फ्लावर प्रोडक्शन, लूज फ्लावर प्रोडक्शन, नर्सरी, पॉटेड प्लांट्स, सीड इंडस्ट्रीज, सुगंधित तेलों की निष्कर्षण और मूल्यवर्धित उत्पाद शामिल है। ये वाला आप अच्छे से थोड़ा सा देख लीजिएगा। फिर खुले फूलों का उत्पादन तमिलनाडु में सबसे अधिक कहाँ पे होता है? तो खुले फूलों का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ होता है? तमिलनाडु में। ऑब्जेक्टिव बन सकता है आपका। और यानी कि खुले फूलों का उत्पादन तमिलनाडु में सबसे अधिक, और इसके बाद कर्नाटक और फिर मध्य प्रदेश। यानी कि पहले स्थान पर तमिलनाडु आएगा, दूसरे पे कर्नाटक और तीसरे पे आएगा आपका मध्य प्रदेश। जबकि कट फ्लावर का उत्पादन पश्चिम बंगाल में, यानी कि पश्चिम बंगाल पहले स्थान पर कट फ्लावर के, और इसके बाद कर्नाटक, ओडिशा, फिर उत्तर प्रदेश का उत्पादन होता है। ठीक है, तो ये आप इस हिसाब से क्रमवार भी आप जमा कर सकते हैं। कई बीज कंपनियों ने फूलों के बीजों की मांग को पूरा करने हेतु प्रमुखता से फूल उगाने वाले राज्यों में उत्पादन इकाइयाँ स्थापित की है। मौसमी फूलों के बीजों का उत्पादन पंजाब, यानी कि अगर मौसमी फूलों के बारे में पूछे तो पंजाब, कर्नाटक, महाराष्ट्र में एक स्थापित व्यापार है। भारत सरकार द्वारा स्थापित फूलों की खेती हेतु कृषि निर्यात क्षेत्रों में से कुछ महाराष्ट्र, सिक्किम, तमिलनाडु, उत्तराखंड और कर्नाटक में है। फूलों के उत्पादन और निर्यात इकाइयों के संदर्भ में दक्षिण भारत हावी है और कुल इकाइयों का आधे से अधिक हिस्सा है। संयुक्त राज्य अमेरिका, जर्मनी, यूनाइटेड किंगडम, नीदरलैंड और संयुक्त अरब अमीरात शायद कुछ प्रमुख देश हैं जो भारत से पुष्प उत्पादन की उपज का आयात करते हैं। फिर भारतीय फूलों की खेती की संभावनाएं। पुराने समय से ही भारत में फूलों को उगाने की परंपरा है। इसे उच्च विकास उद्योग के रूप में माना जाता है। सरकार की उदार नीतियों के कारण निर्यात आधारित फूलों का उत्पादन बढ़ा है। और भारत में फूलों की खेती का दायरा इस प्रकार है। तो फूलों के विभिन्न उपयोगों के कारण फूलों की खेती के अवसर बढ़ रहे हैं। सौंदर्य शास्त्र, प्रार्थना, त्योहारों और अन्य अवसरों हेतु, और शायद लोगों की बढ़ती क्रय शक्ति के कारण भारत में फूलों की खेती का, ठीक है। फिर फूलों के पौधों और उनकी उपज, जैसे कि गुलदस्ता, माला, वेणी, मूल्यवर्धित उत्पादों जैसे सूखे फूल, पोटपोरी की मांग विभिन्न कार्यों समारोहों में दिन प्रतिदिन बढ़ रही है। कार्य नीति और भौगोलिक रूप से हमारा देश प्रमुख फूलों के बाजारों यूरोप और पूर्वी एशिया के बीच अच्छी तरह से स्थित है। सरकार द्वारा बनाए गए मॉडल पुष्प केंद्रों और कृषि निर्यात क्षेत्रों के विकास के कारण निर्यात को बढ़ावा मिलने की संभावना है। फिर नेक्स्ट आता है आपका देश में विभिन्न कृषि जलवायु परिस्थितियों की उपलब्धता एक मौसम या दूसरे में सभी फूलों को विकसित करने में सक्षम बनाती है। भारत में सर्दियों का मौसम अन्य फूलों के उत्पादन वाले शीतोष्ण देशों की तुलना में हल्का होता है। इससे हमें क्रिसमस, नए साल, ईस्टर, मदर्स डे, फादर्स डे, वैलेंटाइन डे की वजह से मांग बढ़ने पर मौसम के दौरान फूलों और बीजों को निर्यात करने का काफ़ी अवसर मिलते हैं। फ्लोरिकल्चर कुशल युवाओं के साथ साथ अकुशल मानव संसाधनों के लिए रोजगार प्रदान करता है, जिसमें ग्रामीण युवा और महिलाएं शामिल हैं। भू निर्माण शहरी बागवानी का एक अभिन्न अंग बन गया है। जो भू निर्माण होता है इसके बारे में देख लेते हैं। जो भू निर्माण होता है शहरी बागवानी और एक अभिन्न अंग बन गया है, जो इसके सौंदर्य मूल्य के अलावा पर्यावरण की रक्षा करता है।
वायु और ध्वनि प्रदूषण को कम करता है और पर्यावरण पर्यटन को बढ़ाता है। तो ये आप इम्पोर्टेंट फैक्ट कर लेना। लोन की स्थापना और रखरखाव भूमि निर्माण का एक अभिन्न अंग बन गया है, जिसके लिए कुशल साथ ही अकुशल मानव संसाधनों की आवश्यकता होती है। यह एक आकर्षक उद्यम बन गया है। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में टर्फ या लॉन घास, ऊर्ध्वाधर बागवानी, छत पर बागवानी आदि का दायरा बढ़ रहा है। फिर बढ़ते औद्योगिकरण और कृषि भूमि के घटते स्तर ने पौधों के उत्पादन तथा विपणन हेतु रास्ते खोल दिए। इसने होटल, कारपोरेट, घरानों आदि में आंतरिक सजावट के लिए पौधों के किराए के लिए भी रास्ते खोले हैं। अगर आप बागवानी नहीं कर सकते तो आप उनको किराए से लेकर भी आप अपने घर की सजावट कर सकते हैं। नर्सरी उद्योग उच्च फल देने वाले उद्यम के रूप में आ रहा है। एक संकर सहित उच्च गुणवत्ता वाले फूलों के बीजों की मांग है। कटे हुए फूलों की संरक्षित और हाईटेक खेती का एक शानदार भविष्य है। फूलों के निर्यात को बढ़ाने के लिए फूलों की गहन खेती के तहत क्षेत्र में वृद्धि की जा सकती है और फूलों के पौधों से सुगंधित तेलों, प्राकृतिक रंजक, फार्मास्यूटिकल्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स यौगिकों का उत्पादन भी एक महत्वपूर्ण गतिविधि है और एक आकर्षक व्यापार के रूप में आ रही है। फिर आता है सजावटी पौधों का वर्गीकरण। तो जीवन काल के आधार पर तो ये भी देख लेना सजावटी पौधों का। पौधे जो एक अंकुरण के मौसम में बीज के अंकुरण से लेकर बीज उत्पादन तक अपना जीवन चक्र पूरा करते हैं, वार्षिक है। तो ये देख लें कि वार्षिक पौधे कौन थे। अब वे जीवन की प्रक्रिया को पूरा करते हैं, जैसे कि बीज अंकुरण, विकास, फूल आना, बीज का निर्माण होता है और ये विकास के एक मौसम या वर्ष के बाद मर जाते हैं। उन्हें हर मौसम में दोबारा रोपने की आवश्यकता होती है। वे ज़्यादातर बीजों के माध्यम से उगाए जाते हैं और आमतौर पर उन्हें मौसमी कहा जाता है। उदाहरण के लिए चाइना एस्टर, कोरियोप्सिस, गोम्फ्रेना, मेरीगोल्ड, पेटूनिया, टिटोनिया, वर्बेना, जीनिया आदि ये जो होते हैं। इसके बाद द्विवार्षिक, क्योंकि अभी हमने वार्षिक बोला, अब द्विवार्षिक। तो ये इंपॉर्टेंट है, दोनों को आपको वार्षिक को भी अच्छे से करना है और द्विवार्षिक को भी अच्छे से करना है। ये आपके चैप्टर के पेज नंबर 10 में मिलेगा। द्विवार्षिक ये ऐसे पौधे जो अपने बीज जीवन चक्र को 2 मौसमों या 2 वर्षों में पूरा करते हैं। आमतौर पर समशीतोष्ण ऋतु के अधिकांश पौधे प्रकृति में द्विवार्षिक होते हैं, क्योंकि वे एक मौसम या वर्ष में वानस्पतिक वृद्धि को पूरा करते हैं और दूसरे मौसम या वर्ष में बीज निर्माण के लिए फूल जाते हैं, जैसे कि एमारेथस, सिलोसिया, होलीहोक, पेनी, स्नैपड्रैगन आदि। इन्हें दोबारा रोपने की आवश्यकता होती है। फिर आता है आपका सदाबहार। ऐसे पौधे जिनका जीवन चक्र 2 वर्ष से अधिक होता है उन्हें 12 मासी कहा जाता है और ये प्रत्येक वर्ष बीज बनने की शुरुआत होने पर बीज या फूल पैदा करते हैं। इन्हें दोबारा रोपने की आवश्यकता नहीं होती। एक बार लगाए जाने पर वे हर वर्ष फूलते हैं। इन्हें आमतौर पर 2 समूह में वर्गीकृत किया जा सकता है। एक होता है आपका काष्ठीय सदाबहार। इसमें ज़्यादातर पेड़, झाड़ियाँ और बेलें होती है, जिनमें लकड़ी के तने और शाखाएं होती है, जैसे कि केसिया शामिया सी, फिस्टुला पेल्टोफोरम, केसिया बिफ्लोरा, लासोनिया अल्बा, हिबिस्कस, रोशा साइनेंसिस, पेट्रिया वोलुबिलिस, क्विस्क्वालिस इंडिका, वनोनिया एलेग्निफोलिया आदि। और ये इसको भी देख लें सदाबहार पौधों के एग्जाम्पल। और एक होता है शाकी पौधा, शाकी सदाबहार। इनमें नरम और सदाबहार गैर वुडी मुख्य डंठल वाले पौधे जैसे एंथुरियम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, गेरियम, गेरबेरा, हेलोनिया, पेलागोनियम, पेराविंकल, पोर्टुलेका, सदाबहार, बाल्सम, स्वीट पॉयलेट, वायोला आदि शामिल होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका, अब हम बात करते हैं विकास के मौसम के आधार पर। तो सर्दियों का वार्षिक मौसम कम तापमान के साथ सर्दियों की कठोरता के दौरान सर्दियों के मौसम में वार्षिक कम तापमान के साथ वार्षिक रूप से बढ़ना मुश्किल है। वार्षिक रूप से 20 सितंबर अक्टूबर में बोए जाते हैं और पौध रोपाई अक्टूबर नवंबर में प्रत्यारोपित की जाती है। उदाहरण के लिए कैंडी टफ्ट, एंटीरिनहिनम, लकर्सपर, नोस्टर्टियम, पेसी, पेटूनिया, फोलेक्स, स्वीट सुल्तान, वर्बेना आदि। फिर आता है गर्मियों का वार्षिक मौसम। ये गर्मी के मौसम में उगाए जाते हैं और उच्च तापमान पर फूलों के उत्पादन के लिए इसको सहन कर सकते हैं। बीजों को फरवरी के अंत में या मार्च की शुरुआत में बोया जाता है तथा मार्च अप्रैल के अंत में रोपाई की जाती है। उदाहरण के लिए कॉस्मोस, गेलार्डिया, गोम्फ्रेनिया, कोचिया, पार्टुलका, सनफ्लावर, टिथोनिया, जीनिया आदि।
अब बरसात के वार्षिक मौसम। तो बरसात के मौसम के वार्षिक पादप वर्षा के मौसम में उगाए जाते हैं और अन्य वार्षिक पादपों की तुलना में उच्च नमी और वर्षा के बीच फूल पैदा कर सकते हैं। इसका बीज जून में बोया जाता है और जुलाई में रोपाई की जाती है। उदाहरण के लिए अमरेंथम थस, बाल्सम, सेलोसिया, क्यूक्सकॉम्स एंड गेलार्डिया आदि। बाजार मूल्य के आधार पर। तो खुले फूलों को बिना डंठल के काटा जाता है। खुले फूलों के उदाहरण है बालेरिया, बेटिन डेहिलिया, केलोट्रोपिस, क्रिसेंथेमम, स्प्रे टाइप, चांदनी, क्रोसेंड्रा, एरांथम, गेलार्डिया, चमेली, कामिनी, कनेर कनेर यानी कि पीला और लाल, कमल, गेंदा, गुलाब, सुगंधित देसी प्रकार के, शू फ्लावर्स, हिबिस्कस, सूरजमुखी, कंद, वाटर लिली आदि। इनका उपयोग रंगोली, गजरा, वेणी, माला बनाने के लिए किया जाता है और घर में पूजा हेतु साथ ही धार्मिक स्थानों पर चढ़ाते हैं। तो ये भी आप देख लेना। अब कट फ्लावर ताजे फूल होते हैं और फूलों की कलियों या स्पाइक्स की कटाई के साथ साथ उनके तने फूलों से जुड़े होते हैं और तने की लंबाई व्यक्तिगत फूलों के लिए निर्दिष्ट की जाती है। कट फ्लावर के उदाहरण है सबसे पहला आएगा आपका अल्पानिया, फिर एंथुरियम, एंटीरिहेनम, बर्ड ऑफ पैराडाइज, कार्नेशन, फ्रेशिया, जेरबेरा, एपियोलस, जिप्सोफिला, हेलिकोनिया, आइरिस यानी कि बल्ब्स, ल्यूपिन, नार्सी, आर्किड, रोज यानी कि बेहतर किस्में, स्केबियोसा, स्टेटिस, ट्यूबरोस, वाटसोनिया आदि ज़्यादातर गुलदस्ते और फूलदान में लगाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। ठीक है, देखिए आप इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आप इसको भी अच्छे से कर लें। अब ये आता है फूल उपज मूल्य वर्धित उत्पाद। तो उनका उपयोग उद्योगों में कच्चे माल के रूप में सुगंधित तेलों के उत्पादन और खाद्य उत्पादों को तैयार करने के लिए किया जाता है, जैसे कि गुलकंद और गुलाब जल, ये दोनों मोस्ट टाइम पे है ना। इनका उपयोग प्राकृतिक रंगों के रूप में और सूखे फूलों जैसे कि एक्रोक्लिनम, चमेली, गेंदा, गुलाब आदि के रूप में रंजक के उत्पादन हेतु भी किया जाता है। पौधे के प्रकार के आधार पर हर्बेसियस यानी कि घास, लिलियम, वर्बेना, वायोला आदि। झाड़ियाँ बोगनविलिया, चमेली, लोसनिया, हमेलिया, निक्टेथेंस, रोज, टेकोमा आदि। अब पेड़ आता है गुलमोहर, पलास, अमलतास, कदम, प्राइड ऑफ इंडिया आदि। फिर आता है आरोही और लताएं। तो एडेनोकेलिमा, एंटिगोनन, रंगून क्रीपर, मधुलता, पेट्रिया और थनरबर्जिया आदि। अब इसमें आता है प्रसार की विधि के आधार पर। तो प्रसार की विधि के आधार पर अगर बल्बनुमा देखें, सबसे पहले बल्बनुमा पौधे होते हैं लिली, नार्सियम, ट्यूबरोम और ट्यूलिप आदि। और क्रमिक के पौधे देखें तो क्रोक्स, हेलियोलस, ट्रिटोनिया, वाटसोनिया आदि। प्रकन संबंधी पौधे देखें तो कैनना, हेडिडियम, आइरिस, कमल आदि। और कंद के पौधे बेगोनिया, डहेलिया, मूलकंद आदि ये होते हैं। और अब आपकी कुछ एक्सरसाइज दी गई है, तो ये आप खुद ही प्रैक्टिस करें, सबसे पहले सीखें और करने का प्रयास करें, और फिर नहीं आते हैं तो आप पूछिए। और ये जो अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन वगैरह दिख रखे हैं ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो इसके आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अगर लेक्चर अच्छा लगे तो मेरे चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।